हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। तो प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, खास तौर पे यदि आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। बस आपको इसके लिए प्यारे बच्चों करना क्या है, आपको मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ में जो बेल का आइकॉन है उसको प्रेस करना है, सो दैट जो भी वीडियो मैं अपलोड किया करूँ वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँच जाया करे। प्यारे बच्चों, मोबाइल ट्यूशन चैनल का जो पर्पज़ है वो सभी 9th और 10th के स्टूडेंट्स को साइंस और मैथ की टाइम टू टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कंप्लीट स्टडी अवेलेबल करवाना है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे। खूब डिटेल में अभी तक हम उस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने बेसिक देखा कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, फिर हमने न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस देखी, देन आफ्टर हमने डाइजेशन की लाइफ प्रोसेस देखी और उसके बाद हमने सर्कुलेशन की लाइफ प्रोसेस या ट्रांसपोर्टेशन की लाइफ प्रोसेस देखी इन ह्यूमंस एज वेल एज इन प्लांट्स, दोनों के अंदर। खूब डिटेल में हमने सब कुछ पढ़ा अभी तक। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो नई लाइफ प्रोसेस पढ़ने के लिए जा रहे हैं इसका नाम है रेस्पिरेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लाइफ प्रोसेस है। इनफैक्ट जितनी भी लाइफ प्रोसेस अभी तक हो रही थी वो सब की सब इसी लाइफ प्रोसेस को करवाने के लिए हो रही थी। तो आई होप यू कैन नाउ इमेजिन कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। तो प्यारे बच्चों, पहले हेडिंग लगाते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो बच्चों, रेस्पिरेशन देखो, रेस्पिरेशन अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? ह्यूमंस के लिए। पहले तो ये देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन में होता क्या है। जो रेस्पिरेशन की लाइफ प्रोसेस है इसका बेसिक पर्पस है क्या। देखो, रेस्पिरेशन की जो लाइफ प्रोसेस है, हमारे को जनरली हम सोचते हैं कि ब्रीदिंग, सांस लेना सांस छोड़ना, यही रेस्पिरेशन है। नहीं, ये तो सिर्फ इसका एक पार्ट है। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन की लाइफ प्रोसेस है, जो इसका मेन पर्पस है, इसका मेन पर्पस ये है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स के पास पहुंच चुके हैं, जैसे कि ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस से हमारे सभी सेल्स के पास अब पहुंच चुका है। अब हमारे को उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना है या उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी लेनी है। तो बेसिकली इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेस। सांस लेना सांस छोड़ना, ये तो ब्रीदिंग है जो कि इसका एक पार्ट है। लेकिन रेस्पिरेशन की लाइफ प्रोसेस को अगर आप डिफाइन करोगे तो बच्चों ये है, इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी। लेकिन हम इसको 2 स्टेप में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। वन इज़ फिजिकल प्रोसेस, अदर इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस। जो फिजिकल प्रोसेस होगी बच्चों उसमें ब्रीदिंग आएगा, और जो बायोकेमिकल प्रोसेस होगी उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है एनर्जी के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेस्पिरेशन की लाइफ प्रोसेस की फर्स्ट टाइप, जो कि क्या है? फिजिकल प्रोसेस। तो प्यारे बच्चों, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। पहला फिजिकल प्रोसेस और दूसरा बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, चलो अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रोसेस। हेडिंग लगाओ बच्चों, फिजिकल प्रोसेस। देखो, फिजिकल प्रोसेस में होता क्या, पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं फिर लिख दूंगा। जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, यही फिजिकल प्रोसेस है। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में होता क्या है, हम इस तरह से सांस अंदर लेते हैं, मतलब ब्रीद इन करते हैं, इसको बोले जाते हैं इनहेल। हमने क्या किया? ब्रीद इनहेल की, इनहेलेशन किया। इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आई और फिर हमने सांस छोड़ी, एक्सहेल किया, और उसमें क्या हुआ? जो हमारी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर चली गई, और ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी को क्या बोला जाता है? फिजिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और इसमें हो क्या रहा? ब्रीदिंग। तो फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग में हुआ क्या? देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ऑक्सीजन अंदर आई जब हमने ब्रीद इन किया, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई जब हमने ब्रीद आउट किया। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो कर रहा है, ये सब अभी हम खूब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बता देता हूँ लंग्स के अंदर हो रहा है। ठीक है बच्चों, फिजिकल प्रोसेस। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग। ठीक है। इन दिस प्रोसेस
there is a exchange of gases, there is a exchange of gases in the lungs, ठीक है. when we breathe in oxygen enters in our body and carbon dioxide goes out of body. ठीक है बच्चों, ब्रीदिंग के अंदर पता लग गया आपको क्या होता है. ऑक्सीजन एंटर्स इन आवर बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट ऑफ आवर बॉडी. तो ये क्या है बच्चों? फिजिकल प्रोसेस. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. 1 2 3. ओके. देखो बच्चों, डाइजेशन की लाइफ प्रोसेस थी जो, उसमें क्या हो रहा था? लार्ज और कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे थे. और उस डाइजेशन की प्रोसेस को करवा कौन रहा था? डाइजेस्टिव सिस्टम. फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस पे आते हैं. ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में हो क्या रहा था? न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के एक पार्ट में बनते हैं या सिंथेसाइज होते हैं, वो पूरी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं. और इस प्रोसेस को, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को कौन करवा रहा था? सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. तो रेस्पिरेशन की लाइफ प्रोसेस में हो क्या रहा? 2 स्टेप हैं उसके, लेकिन अभी हम फिजिकल प्रोसेस की बात करें. इसमें हो क्या रहा? ऑक्सीजन अंदर आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही. अब ऑक्सीजन अंदर आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही. इस प्रोसेस को करवा कौन रहा? इस प्रोसेस को करवाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम. कौन करवाता है बच्चों? रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो अब हमें, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. जैसे हमने डाइजेशन की लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन की लाइफ प्रोसेस में सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा, अब हमें यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हेडिंग लगाओ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि बहुत आसान है और मज़ेदार है. ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? 1 2 3. ओके. तो हेडिंग लगाओ बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम. पहले मैं उसका डायग्राम बना देता हूँ, और उसके डिफरेंट पार्ट्स की हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेंगे, और इससे हमारा फिजिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. बच्चों 2 to 3 मार्क्स का एग्जाम आपको इस लाइफ प्रोसेस में से देखने को मिलेगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकता है? डिफाइन रेस्पिरेशन. तो आपको क्या लिखना है? रेस्पिरेशन in our body take place in 2 steps. One is physical process and another is biochemical process. In physical process there is exchange of gases in our lungs, and in biochemical process there is a conversion of glucose into energy. बस ये 1 नंबर की डेफिनेशन आएगी, तो आप इसको लिख देना. फिर उसके बाद क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं धीरे धीरे जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँगा. तो बच्चों हेडिंग लगाओ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो जिस तरह से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया था, इस तरह से अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बना लेते हैं. मेरी ड्राइंग बच्चों इतनी अच्छी नहीं है, बट आई ट्राई टू मैनेज इट. इसका डायग्राम बच्चों आपसे एग्ज़ाम में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ाने और बताने के लिए हमारे को इसका डायग्राम आना चाहिए. ठीक बच्चों, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम कंप्लीट हो गया. तो बच्चों दिस इज नेजल पैसेज
passage. This is pharynx. This is larynx. This is ये लंबा सा जो पाइप है, दिस इज विंड पाइप या और ट्रैकिया भी बोलते हैं बच्चों इसको, ट्रैकिया. these are rings of cartilage, ठीक है बच्चों. और दिस इज कॉल्ड alveoli, and this is lungs, left lung, right lung, and this you can say bronchi, and this is bronchioles. पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ बच्चों, उसके बाद आपको वन बाय वन एक्सप्लेन किया जाएगा. नेजल पैसेज एंड दिस इज यू कैन से, ये दो जो बना दिए दैट इज नोस्ट्रिल्स. तो बच्चों ये जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के. यहाँ तक बोर्ड विजिबल है आपको? लेट मी चेक. यस, इट इज़ विजिबल. तो प्यारे बच्चों देखो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम. देखो बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम ना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. ये जो नोस है ना, दो नोज है हमारे जिसके अंदर आप उंगली डाल के चूहे निकालते रहते हो, इसे क्या बोला जाता है? नोस्ट्रिल्स. ये रहे दो नोस्ट्रिल्स. अब देखो बच्चों नोस्ट्रिल्स का काम क्या है? नोस्ट्रिल से एयर एंटर करती है हमारी बॉडी में और गोज आउट, बॉडी से बाहर जाती है. ठीक है, तो एयर एंटर्स इन आवर बॉडी बाय नोस्ट्रिल्स. ठीक है बच्चों, या एयर गोज आउट फ्रॉम आवर बॉडी बाय नोस्ट्रिल्स. ठीक है बच्चों. दूसरी बात, नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या होता है? नाक के अंदर क्या होता है? हेयर्स, म्यूकस, जिसके चूहे बनाते हो आप. ठीक है, नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या होता है? हेयर्स एंड म्यूकस. और हेयर और म्यूकस का काम क्या होता है? ये एयर को जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ये ओपन एयर है ना, इसमें से एयर को ब्रीद इन कर रहे हैं. तो इस ओपन एयर के अंदर बच्चों डस्ट भी होती है और डस्ट और बहुत सारे स्मोक पार्टिकल्स वगैरह होते हैं. तो ये क्या करते हैं? नोस्ट्रिल्स क्या करते हैं? नोस्ट्रिल्स के अंदर जो नोज हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है, वो क्या करता है? वो इस एयर को फिल्टर करता है. क्या करता है बच्चों? फिल्टर करता है और डस्ट वगैरह को अंदर जाने नहीं देता. फिर उसके बाद ये अंदर क्या आप फील करो, जब आप नाक से सांस ले रहे हो तो यहाँ पे आपको अंदर सांस जाती हुई फील होती है, यहाँ तक. ठीक है बच्चों, ये रास्ता जो नाक के अंदर से आ रहा और यहाँ तक जा रहा है, इसे बोला जाता है नेजल पासेज. क्या बोला जाता है? नेजल पासेज. तो ये क्या काम कर रहा है? इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ एयर इन आवर बॉडी. यहाँ से या इट द एयर मूव्स इन आवर बॉडी थ्रू नेजल पासेज. नेजल पासेज के अंदर एयर क्या करती है? मूव करती है. चलो, फिर उसके बाद बच्चों क्या हुआ? यहाँ पर फेरिंग्स आ जाता है. क्या आ जाता है? फेरिंग्स का क्या काम था? खाने को ईजोफेगस की तरफ कर देना और एयर को विंड पाइप की तरफ कर देना. खाने को ईजोफेगस की तरफ कर देना और एयर को विंड पाइप की तरफ कर देना. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फेरिंग्स आ गया. फेरिंग्स क्या करता है? प्रोपेल्स द एयर टूवर्ड्स द विंड पाइप और प्रोपेल्स द फूड टूवर्ड्स द ईजोफेगस. ये फेरिंग्स का काम हो गया. ये रहा फेरिंग्स. ठीक है बच्चों, और फेरिंग्स के बाद यहाँ आ जाओ. ये क्या होता है? लैरिंग्स. क्या होता है? लैरिंग्स, और जिसको साउंड बॉक्स भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है बच्चों? लैरिंग्स या साउंड बॉक्स. ये क्या काम करता है? ये साउंड को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है. जो मैं बोल रहा हूँ साउंड है ना, ये आप आवाज़ सुन पा रहे हो, मतलब वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसको. इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस. तो लैरिंग्स क्या है बच्चों? लैरिंग्स का एक और नाम होता है साउंड बॉक्स. तो ये क्या काम करता है? साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. ठीक है बच्चों, यहाँ तक अब लैरिंग्स आ गया. लैरिंग्स के बाद ये लंबा सा पाइप, जैसे ईजोफेगस था ना, ये एक लंबा सा पाइप. ये देखो यहाँ से लेकर, अगर मैं ये वाले 3 सर्कल्स को सोचो, है ही नहीं, ये जो लंबा सा पाइप आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है? विंड पाइप. क्या बोला जाता है? विंड पाइप या ट्रैकिया. विंड पाइप और ट्रैकिया का काम क्या होता है? जैसे ईजोफेगस का क्या काम था? खाने को स्टमक तक लेके जाना. ऐसे ही विंड पाइप का क्या काम होता है? जो एयर लैरिंग्स तक पहुंच गई है, जो एयर हमने ब्रीद इन की लैरिंग्स तक पहुंच गई है, उस एयर को लंग्स तक लेकर जाना. विंड पाइप का क्या काम होता है? एयर को लैरिंग्स से लेकर लंग्स तक लेकर जाना.
यहाँ से एयर को लैरिंग से लेकर लंग्स तक, ये जो पाइप है जिसको हम विंड पाइप या ट्रैकिया बोलते हैं, इसका काम क्या है, एयर को लेकर कहाँ से, लैरिंग से लेकर लंग्स तक लेकर आना। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर ये गोल गोल से मैंने 3 सर्कल बनाए हैं और इनका नाम होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या नाम होता है बच्चों, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। जो विंड पाइप होता है ना बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। हमारे इंटरनल सभी ऑर्गन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, तो नेचर ने उनकी प्रोटेक्शन के लिए ना कुछ दिया हुआ है। तो ये जो विंड पाइप है ये भी बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। अब सोचो ये प्रेस हो जाए, दब जाए बहुत ज़्यादा, या इसको किसी तरह की इंजरी हो जाए तो क्या होगा, विंड पाइप ही तो लंग्स तक एयर को लेके जा रहा है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ला रहा है। अगर ये डैमेज हो गया तो सोचो फिर जो एयर है वो लंग्स तक पहुँच ही नहीं पाएगी और हम सांस ही नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि विंड पाइप की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो नेचर ने क्या किया, इसके ऊपर ना कार्टिलेज जैसे कान की हड्डी, सॉफ्ट बोन 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, कार्टिलेज की वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगा रखे हैं किसके ऊपर, विंड पाइप के ऊपर। विंड पाइप के ऊपर क्या किया हुआ है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगा रखे हैं। वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का एक ही काम होता है, उसको विंड पाइप को प्रोटेक्शन देना। विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ट्रैकिया, उसको प्रोटेक्शन देना, सो दैट कि वो किसी भी तरह की उसको इंजुरी ना हो और विंड पाइप सेफ रहे। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ऑन विंड पाइप। तो आप क्या लिखोगे, द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रोटेक्ट्स द विंड पाइप फ्रॉम एनी इंजुरी। ठीक है, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द विंड पाइप। 2 पॉइंट लिख देना, बहुत है। प्रोटेक्ट्स द विंड पाइप फ्रॉम इंजुरी एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू आवर विंड पाइप। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो ये जो एक विंड पाइप था इस तरह से आ रहा था एक विंड पाइप, अब ये यहाँ आकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और हर पार्ट किसके अंदर जा रहा है, ये हमारे लंग्स है। दोनों के दोनों विंड पाइप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जिन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ बच्चों, ये 2 पार्ट्स है ना, इनको बोला जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई। यानी कि विंड पाइप जो है थोड़ा आगे जाता है तो इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे ब्रोंकाई बोला जाता है। और ईच ब्रोंकाई एंटर्स इन आवर ईच लंग, दोनों के दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकाई चला जाता है। तो यानी विंड पाइप क्या लेकर आ रहा था, एयर लेकर आ रहा था, और वो कहाँ चला गया, लंग्स के अंदर। तो लंग्स के पास क्या चली गई अब, एयर। ठीक है बच्चों, जब ये लंग्स के अंदर जाता है तो जो सिंगल ब्रोंकाई आया था बच्चों, वो देखो वो कितने सारे ये छोटे छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, इस तरह से छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। और इन छोटी छोटी ब्रांचेस को बच्चों बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल। इस तरह से इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, जिसको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, ब्रोंक्यूल्स। तो ईच ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड ईच ब्रोंक्यूल्स, ये देखो एंड में मैंने ये गोल गोल सा बनाया हुआ है, ये ईच ब्रोंक्यूल्स एंड विद अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। जो देखो विंड पाइप आई थी, विंड पाइप 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, दोनों एक एक पार्ट किस में चले गए, लंग्स में चले गए। इनको बोला ईच ब्रोंकाई एंटर्स इन आवर लंग। ठीक है, सेकंड बात, एंड ईच ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ये देखो बच्चों, ये देखो ये नाम भी लिखा मैंने, दोनों के दोनों ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो गए, ढेर सारे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गए, ये उनका नाम लिखा हुआ है। अब हर ब्रोंकाइल के टर्मिनल पर, मतलब हर ब्रोंक्यूल्स के एंड पर ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्वियोली बोलते हैं। अब एल्वियोली का क्या फंक्शन होता है बच्चों, एल्वियोली ही जो हमने एयर ली, ऑक्सीजन को ब्लड में डालता है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का आना और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना कौन करवाता है, एल्वियोली करवाता है। कौन करवाता है, एल्वियोली। ठीक है, तो एल्वियोली हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू द ब्लड के अंदर के ब्लड के साथ ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। इट अलाउज द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। ये एल्वियोली का काम होता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक। और इसके बाद जो एल्वियोली है, इसके बारे में एक और बात याद रख लेना, इसके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कौन सी प्रोसेस से होता है, डिफ्यूज़न की प्रोसेस से। डिफ्यूज़न की प्रोसेस में क्या होता था, गैसियस एक्सचेंज।
जब हाई कंसंट्रेशन हो जाती है किसी पर्टिकुलर गैस की तो वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। जब हमने ब्रीद इन किया तो हमने अपने लंग्स में ऑक्सीजन को ज़्यादा कर लिया, यानी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन गई। बेसिकली वो कहाँ गई? विंड पाइप के थ्रू एल्वियोलिस के पास चली गई। एल्वियोलिस के पास चली गई। अब एल्वियोलिस के अंदर क्या हुआ? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और एल्वियोलिस के साथ बहुत छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज अटैच होती हैं। उन ब्लड कैपिलरीज के अंदर हार्ट से ब्लड आया होता है और जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा एल्वियोली के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बच्चों डिफ्यूज़न की प्रोसेस से क्या होगा? अब ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएगी। अब एल्वियोली के साथ में टच कौन है? कैपिलरीज। और कैपिलरी के अंदर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्सीजन कम है तो ये ऑक्सीजन को उसमें डाल देगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर भी डिफ्यूज़न होगी और वो कैपिलरी जो है डिफ्यूज़न को कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज़न होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस भी चीज़ के साथ वो टच हो रही होगी उसको दे देगी और वो टच किससे हो रही है? एल्वियोली से हो रही है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ जाएगी? एल्वियोलीज में आ जाएगी। तो इस तरह से जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है या एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं 1 बाय 1 सबके फंक्शंस लिखता हूँ, 1 2 3। ओके बच्चों, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है और इन सब की बारी बारी से मैं डिटेल लिख देता हूँ। तो सबसे पहले कौन था? नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स, तो बच्चों नोस्ट्रिल्स का क्या काम होता है? इट अलाउज, या छोड़ो, द एयर एंटर्स इन आवर बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल्स। द एयर एंटर्स इन आवर बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर करती है। ठीक है, थ्रू नोस्ट्रिल्स। दिस नोस्ट्रिल्स have hairs. These nostrils have hairs and mucus. These nostrils have air and mucus. ठीक है, this hair and mucus filters the air and prevent the entry of dust. क्यों नहीं चल रहा? and prevent the entry of dust in our body, और डस्ट की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। तो ये थे नोस्ट्रिल्स के फंक्शन। तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना मैं मार्कर को इंक पिला दूँ। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सभी पॉइंट्स। तो बच्चे नोस्ट्रिल्स का क्या काम होता है? नोस्ट्रिल्स एयर को अलाउ करता है हमारी बॉडी में एंटर करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? नोस्ट्रिल्स के अंदर हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है। उन हेयर्स और म्यूकस का क्या काम होता है? उन हेयर्स और म्यूकस का काम ये होता है कि जो एयर हमारी बॉडी में एंटर की उसको अच्छे से फिल्टर कर दिया जाए, सो दैट कि हमारी बॉडी के अंदर डस्ट वगैरह एंटर ना करे, हमारे लंग्स के पास डस्ट ना जाए। कई बार देखो सांस लेते हो बहुत ज़्यादा खांसी आने लग जाती है, वो क्यों होता है? क्योंकि उस समय एयर में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से कई बार हमारे को ऐसा फील होता है, कफिंग फील होती है वाइल ब्रीदिंग। ये स्पेशली कहाँ होता है? इन हाईली पोल्यूटेड एरियाज़ में होता है, या जिनके नाक में बाल बहुत कम होते हैं। ठीक है, 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अगली हेडिंग लगाओ, नोस्ट्रिल के बाद नेज़ल पासेज। नोस्ट्रिल के बाद हेडिंग लगाओ नेज़ल पासेज। ये नेज़ल पासेज क्या कर रहा है? ये एयर अब नोस्ट्रिल से एंटर होगी, ये नेज़ल पासेज उसकी मूवमेंट करवा रहा है, मतलब अलाउ कर रहा है एयर को मूव करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। तो अगली हेडिंग लगाओ बच्चों नेज़ल पासेज। नेज़ल पासेज, it allows the movement of
एयर इन आवर बॉडी, अलाउ द मूवमेंट ऑफ एयर इन आवर बॉडी। तो अगला पॉइंट क्या था बच्चों, अगला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगला पार्ट है दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स का पर्पस क्या था, सेम वही फंक्शन जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। इट प्रोपेल्स, प्रोपेल मतलब धकेलता है, इट प्रोपेल्स द एयर टुवर्ड्स विंड पाइप and propels the food towards esophagus and propels the food towards esophagus समझ आ गया बच्चों। ईजोफेगस की तरफ क्या करता है, ये फूड को प्रोपेल करता है और एयर को लंग्स की तरफ या विंड पाइप की तरफ प्रोपेल करता है। तो फेरिंग्स का भी फंक्शन हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मार्क का कई बार पूछ लिया जाता है। चलो 1 2 3 अगली हेडिंग लगाओ। अगला रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है बच्चों, लैरिंग्स। क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या दूसरा किस नाम से जाना जाता है, साउंड बॉक्स के नाम से। तो अगली हेडिंग लगाओ लैरिंग्स या साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस द साउंड को प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है। कौन, लैरिंग्स। लैरिंग्स हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। यहाँ तक जितने पॉइंट डिस्कस किए बच्चों समझ आ गया आपको? सभी पॉइंट्स को एक बारी रिवाइज कर लो। इसके बाद अगली हेडिंग लगाओ जो कि क्या है, विंड पाइप। क्या है बच्चों, विंड पाइप। विंड पाइप का देखो क्या फंक्शन है। विंड पाइप, देखो विंड पाइप का क्या काम था, लैरिंग्स के पास एयर पहुंच गई। अब लैरिंग्स से लेकर लंग्स तक एयर को कौन लेकर आता है, विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया भी बोला जाता है। विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है, दैट इज ट्रैकिया। ठीक है। इट ब्रिंग्स द एयर कहाँ से लेता है ये, एयर फ्रॉम लैरिंग्स। इट ब्रिंग्स द एयर फ्रॉम लैरिंग्स टू लंग्स। ये एयर को लैरिंग्स से लंग्स तक लेकर जाता है। ठीक है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज कवर्ड बाय रिंग्स ऑफ cartilages. These rings gives mechanical strength टू विंड पाइप या ट्रैकिया टू विंड पाइप। दूसरा इसका क्या फंक्शन होता है, दूसरा बच्चों इसका फंक्शन होता है, इट प्रोटेक्ट्स द विंड पाइप फ्रॉम एनी इंजुरी। इट प्रोटेक्ट्स विंड पाइप फ्रॉम इंजुरी से भी प्रोटेक्ट करता है। तो अभी तक बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया, नोस्ट्रिल्स पढ़ लिया, नेजल पासे पढ़ लिया, फारिंग्स पढ़ लिया, लैरिंग्स पढ़ लिया और विंड पाइप पढ़ लिया। अब इसके बाद बच्चों देखो ये क्या है, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि अब क्या हुआ, विंड पाइप जो था वो डिवाइड होकर दोनों लंग्स में चला गया। अब हमारे को लंग्स के बारे में पढ़ना है और लंग्स के ऊपर से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम लंग्स पढ़ेंगे। 1 2 3 लिख लिया बच्चों, ओके। तो अगली हेडिंग लगाओ लंग्स। देखो बच्चों 2-3 बातें हैं, याद रखना हमेशा। जो ब्रेन है, वैसे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, ये रहता है क्रैनियल कैविटी में। कहाँ रहता है, क्रैनियल कैविटी में। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर जो खाली जगह होती है उसे क्रैनियल कैविटी बोलते हैं, वहाँ रहता है। हार्ट या लंग्स
ये कहाँ रहते हैं? थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक जो खाली जगह है कहाँ? ये रिब्स के अंदर जो खाली जगह है ना, रिब्स है, रिब्स अंदर से कैसी है? खाली है। उस खाली जगह को थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। और थोरेसिक कैविटी के अंदर हार्ट भी होता है और लंग्स भी होते हैं। और ये रिब्स क्या करती हैं? हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। हार्ट लंग्स है तो थोरेसिक कैविटी। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो हमारा स्टमक था, स्टमक किस में रहता है? स्टमक रहता है एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्टमक किस में रहता है बच्चों? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो ये 3-4 बातें आप इनको याद रखना। तो अगली हेडिंग लगाओ लंग्स। देखो बच्चों, किसी भी तरह का लंग्स का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्या पूछा जा सकता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लंग्स? हाउ लंग्स हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या हाउ लंग्स आर डिज़ाइंड इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो लंग्स से जुड़ा कोई भी सवाल आ जाए, मैं ये आंसर लिख रहा हूँ, जैसा मर्जी लंग्स से जुड़ा सवाल आ जाए, आप ये सब लाइनें उसके अंदर लिखाना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए लंग्स का, सिर्फ यही आंसर आप लिखाना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलो, दीज आर 2 इन नंबर, दीज आर 2 इन नंबर्स। 2 होते हैं हमारी बॉडी में, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। दीज आर 2 इन नंबर। दीज लाई इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी, ठीक है। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय, कौन प्रोटेक्ट करते हैं इनको? रिब्स। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, ठीक है। इसके बाद lungs provide surface area for the exchange of gases, for the exchange of gases, ठीक है, for the exchange of gases. When we breathe in, when we breathe in, lungs expands, lungs expand and oxygen enters in our blood and फुल स्टॉप लगा लो, एंड कहीं बार आ लिया। when we breathe out, lungs contract and CO2 goes out, ठीक है। और the contraction and relaxation of lungs is controlled by movement of diaphragm, ठीक है। स्पेलिंग शायद डायफ्रागम के डाउटफुल है, मुझे चेक कर लेना। तो बच्चों देखो, होता क्या है, जब हमने सांस ली तो लंग्स फैल जाते हैं, क्योंकि कुछ अंदर गया है ना, उसके जाने की वजह से वो फैल जाएंगे। अब जब लंग्स फैल गए तो क्या होगा? ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी, ठीक है। अब जब हमने सांस छोड़ी तो मतलब अंदर से एयर बाहर आई, यानी लंग्स खाली हुए, तो वो क्या करते हैं? उस समय वो कंप्रेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंप्रेस हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन को रिलैक्सेशन बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन सप्रेस होना, प्रेस होना को कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। तो जब हम सांस ले रहे तो लंग्स क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड हो रहे, रिलैक्स कर रहे, और जब हम सांस छोड़ रहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही क्या होता है?
ऑक्सीजन एंटर करती है ब्लड में और CO2 ब्लड से बाहर आती है और हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब देखो लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मैंने लास्ट में एक बात लिखी, डायफ्रागम कंट्रोल करता है। देखो डायफ्रागम यहाँ पर होता है, ये इस तरह, ये डायफ्रागम है। क्या है ये? डायफ्रागम, डायफ्रागम, ठीक है। डायफ्रागम का मेन काम क्या है? लंग्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना या लंग्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाना, पहला काम। और डायफ्रागम का दूसरा काम क्या है? ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। थोरेसिक कैविटी मतलब जिसमें लंग्स, हार्ट वगैरह हैं, उसको एब्डोमिनल कैविटी जो मतलब क्या है, जिसके अंदर स्टमक वगैरह है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उससे अलग करता है। जैसे बच्चों ये क्या है? ये मान लो ये है थोरेसिक कैविटी और ये मेरा जो हाथ है दैट इज़ एब्डोमिनल कैविटी। इनकी ये दोनों यहाँ से यूँ जुड़े हुए हैं। इनके बीच में अगर मैं ये उंगली रख दूँ तो यानी मेरी ये जो फिंगर है इसने क्या करा? थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर दिया इस मेरी फिंगर ने। इसी तरह डायफ्रागम क्या करता है? सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लंग से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये सारी बातें आप उसमें लिखाना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 1 2 3 इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अगली हेडिंग लगाओ एल्वियोली। अगली हेडिंग लगाओ बच्चों एल्वियोली। एल्वियोली से जुड़ा भी क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, या तो लंग्स से क्वेश्चन आएगा या एल्वियोली से आएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। जिस तरह से मैंने बच्चों लंग्स के लिए 5-6 पॉइंट लिखे, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए लंग्स का वो लिखाना। ठीक इसी तरह मैं क्या कर रहा हूँ, एल्वियोली के लिए भी आपको कुछ पॉइंट्स लिख कर दे रहा हूँ और एल्वियोली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उस आंसर को चिपकाया ना, आपका बिल्कुल ठीक होगा। अब देखो बच्चों एल्वियोली के बारे में जान लो। जब ये ब्रोंक्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं जहाँ पर, वहाँ पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। इसी बैलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एल्वियोली। ये कितनी होती हैं? न्यूमरस, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, लाखों करोड़ों की क्वांटिटी में होती है हमारे ईच लंग्स के अंदर, ठीक है। अब दूसरी बात, एल्वियोली का शेप कैसी होती है? ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ पर मिलता है? एट द टर्मिनल ऑफ ब्रोंक्यूल्स। किसके अंदर होता है? लंग्स के अंदर होता है। बेसिकली इसी के अंदर ऑक्सीजन, जैसे हमने सांस ली ना, ऑक्सीजन इसके अंदर जाती है, ये इसमें भर जाती है बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर में। और ये मान लो जैसे ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है और इसके साथ में ये कैपिलरी अटैच है, इसके साथ में ये कैपिलरी अटैच कर दी। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसको मैंने क्या बोला, इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला बच्चों? एल्वियोली। इसके साथ एक कैपिलरी अटैच है, इसके अंदर ऑक्सीजन भर गई, मान लो ये ऑक्सीजन आ गई तो कैपिलरी साथ में है, तो क्या होता है कि कैपिलरी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसमें चली जाएगी। क्या था ये? एल्वियोली के अंदर चली जाएगी। समझ आ गया? तो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता तो लंग्स के अंदर है, लेकिन एक्चुअल साइट क्या है? लंग्स के अंदर भी कोई पूछ ले कि लंग्स के अंदर किस पार्ट में होता है, तो एल्वियोली के अंदर होता है। तो एल्वियोली इज द एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तीसरी इसके बारे में बात याद रख लेना, ये जो एक्सचेंज करती है एल्वियोली गैसेस का, ये किस प्रोसेस से करती है? डिफ्यूज़न की प्रोसेस से करती है। तो बस ये 4 बातें एल्वियोली के बारे में याद रख लो, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप आंसर कर सकते हो उसका। तो लिखो अगली हेडिंग एल्वियोली। एल्वियोली, दीज आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स present at the terminals of bronchioles in our lungs. These are balloon like structure present at the terminals of bronchioles in our lungs. These are numerous in number. These are numerous in number. It is the actual site of exchange of gases. It is the actual site of exchange of gases. ये gases की actual site है, ठीक है।
the exchange of gases, the exchange of gases takes place by the process of diffusion, by the process of diffusion। ये एल्वियोली के बारे में बातें लिख लेना, ठीक है बच्चों। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एल्वियोली का, आप ये पॉइंट लिख देना। इससे पहले मैंने आपको लंग्स पढ़ाया था, लंग्स के अंदर मैंने 5-6 पॉइंट लिखे। शायद मेरे दिमाग में एक पॉइंट उस समय आया नहीं, मैंने लिखा नहीं। अगर मैंने नहीं लिखा, शायद लिख दिया, मुझे ध्यान नहीं। अगर नहीं लिखा तो उसके अंदर ऐड कर लेना, लंग्स प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। लंग्स प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। टॉप में सबसे पहली लाइन लिख देना ये वाली, लंग्स प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अगर मैंने उन 5-6 पॉइंट्स में नहीं लिखा, मुझे डाउट हो रहा है। अगर नहीं लिखा तो लंग्स जहाँ से आपने आंसर करना शुरू करना है, तो सबसे पहली बात यही लिखनी है, लंग्स प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बाकी सब वो जो लिखा है मैंने वो लिख देना। तो ये एल्वियोली से रिलेटेड जो मैक्सिमम पॉइंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने मेंशन कर दिए। अब एल्वियोली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इस आंसर को चिपकाया ना, ठीक है बच्चों। एल्वियोली भी हो गया। लास्ट पार्ट पढ़ते हैं हम, डायफ्रागम। 1 2 3 ओके। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, डायफ्रागम। डायफ्रागम का क्या काम था? बेसिकली क्या होता है, डायफ्रागम भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब छोटा हो जाता है, रिलैक्स करता है मतलब फैल जाता है। जब ये फैलता है ना तो लंग्स छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर आ जाता है। देखो ये कौन है, डायफ्रागम। इसके ऊपर कौन है, ये लंग्स है। इसके ऊपर कौन है, लंग्स। अब जब ये फैलेगा, ये क्या करेगा, जब ये फैलेगा तो ये इस तरह से फैल जाता है, तो ये लंग्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए लंग्स क्या करते हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लंग्स अपने आप को क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। और सिकुड़ते हैं तो हम ब्रीद आउट कर रहे होते हैं। मतलब जब डायफ्रागम फैल रहा है, जब डायफ्रागम फैल रहा है तो लंग्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हम ब्रीद आउट कर रहे हैं। तभी मैंने लिखा था द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स कंट्रोल्ड बाय डायफ्रागम। तो डायफ्रागम क्या करता है, पहला कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग को कंट्रोल करता है। जब ये एक्सपैंड होता है तो वो लंग्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, श्रिंक होता है, तो लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका क्या काम था, इट सेपरेट्स द एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी। तो अगली हेडिंग लगाओ, डायफ्रागम। डायफ्रागम, इट separates the abdominal cavity and thoracic cavity, it controls the movement of lungs. It controls the movement of lungs when diaphragm expands, lungs contracts and we breathe out, and when diaphragm contracts, lungs expands and oxygen enters in our body, या we breathe in our body, ठीक है। ये बच्चों डायफ्रागम से जुड़ी बातें थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस, ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी, इसके 2 प्रोसेसेस थी, एक फिजिकल प्रोसेस और दूसरा बायोकेमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अगली हेडिंग लगाओ, बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेप, दैट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। 1 2 3 ओके।
चलो बच्चों अगली हेडिंग लगाओ, बायोकेमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में क्या हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा था। बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होगा, इन दिस प्रोसेस there is a conversion of glucose into एनर्जी। और एनर्जी की कौन सी फॉर्म, हमेशा याद रखना एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इन दिस प्रोसेस देयर इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी। इट इज फर्दर divided into two steps। ये अब आगे भी 2 स्टेप्स के अंदर डिवाइड है। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन। बायोकेमिकल प्रोसेस के 2 पार्ट्स हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज अनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, अनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमने इन दोनों रेस्पिरेशन को 1 बाय 1 पढ़ना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन और अनारोबिक रेस्पिरेशन से। तो प्यारे बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम एरोबिक रेस्पिरेशन और अनारोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हाँ क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। 1 2 3 ले लिया, ओके। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ एरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक बायोकेमिकल प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ बच्चों, इन दिस प्रोसेस द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज into energy takes place in the presence of oxygen। ठीक है, ग्लूकोज converts into pyruvic acid in cytoplasm। This process is called glycolysis। Then pyruvic acid converts into ATP, that is energy। और ये कहाँ पर होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। This process is known as Krebs cycle। इसके एग्जाम्पल कौन आ जाएगा बच्चों, ह्यूमन, लोयन, टाइगर एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल आ गए। यहाँ तक आपको लास्ट तक दिख रहा है, ह्यूमन, लोयन, टाइगर वगैरह दिख रहा है आपको एंड तक? हाँ यहाँ तक विजिबल है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन किसका स्टेप है, किसका पार्ट है, बायोकेमिकल प्रोसेस का। बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज हुआ एनर्जी के अंदर।
देखो सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। ये होगा कहाँ पर बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर होगा। फिर ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एनर्जी में, जो कि हमें चाहिए एटीपी की फॉर्म में। और ये कहाँ पर होगा, ये हमारे सेल्स के अंदर एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेली होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये दूसरा स्टेप वहाँ पर होगा और इस प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल बोला जाता है। तो बच्चों जब पायरुविक एसिड ने एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होना है, खास तौर पे जो हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है, वो अभी हम देखेंगे, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब देखो, अब सोचो, जो सबसे पहले इसको हमने फर्स्ट स्टेप पे क्यों नहीं बताया, जब मैं रेस्पिरेशन पढ़ा रहा था तो मैंने फिजिकल प्रोसेस पहले क्यों बताई, बायोकेमिकल प्रोसेस पहले क्यों नहीं बताई, क्यों, क्योंकि बायोकेमिकल प्रोसेस ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना है, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आई कैसे थी, ब्रीद इन करके, मतलब फिजिकल प्रोसेस से आई थी। तो इसलिए फिजिकल प्रोसेस को पहले पढ़ा और बायोकेमिकल प्रोसेस को अब हम पढ़ रहे हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपको क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी रिएक्शन भी मैं लिख देता हूँ कि आपको साथ में एग्जाम में कैसे लिखनी है। 1 2 3 लिख लिया, ओके। तो इसको बच्चों इतनी सारी थ्योरी लिखने के बाद इसको एक छोटी सी रिएक्शन भी दिखा देते हैं। बाद में जो भी हमने इसके अंदर लिखा है उसको एक छोटी सी रिएक्शन के साथ भी एक्सप्लेन कर दिया जाता है। सबसे पहले क्या हुआ था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, पायरुविक एसिड में, किसमें, पायरुविक एसिड में, ठीक है। ये सब कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में, किसमें हुआ, साइटोप्लाज्म में। और इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ा, ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ा, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी, एटीपी। 38 मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी होते हैं, कितने, 38 मोलिक्यूल्स। फिर उसके बाद क्या होगा, ये एनर्जी आ गई, साथ में बच्चों CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये भी प्रोड्यूस होते हैं। और ये होगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और इस प्रोसेस का नाम पड़ा क्रेब साइकिल। बस यही देखा था हमने रेस्पिरेशन के अंदर, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में, कहाँ पर हुआ, साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। तो 1 मार्क का कई बार क्वेश्चन आता है कि डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस, तो क्या बोलोगे, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। या पूछ ले व्हाट इज क्रेब्स साइकिल, तो बोलना कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इन द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। तो ये थी एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगली हेडिंग लगाओ, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। 1 2 3 कर दूं इसको रब। अगली हेडिंग लगाओ बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन takes place in the absence of oxygen, in the absence of oxygen, or in the lack of oxygen, in the lack of oxygen. This type of respiration takes place in the absence of oxygen or in the lack of oxygen. This type of respiration, for example, anaerobic respiration in yeast, दूसरा anaerobic respiration, anaerobic respiration इन ह्यूमंस। इन दोनों में हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। इन ह्यूमंस एनारोबिक रेस्पिरेशन ये कैसी होती है बच्चों,
जो अभी हमने इससे पहले पढ़ी थी एरोबिक रेस्पिरेशन, वो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही थी, लेकिन अनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है या बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तब होती है। और ये किस किस में होती है, ईस्ट में और ह्यूमंस में भी होती है। अब आप बोलोगे चलो अभी ह्यूमंस के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। 1 2 3 कर दूँ रब? ओके। चलो बच्चों हेडिंग लगाओ, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। देखो ह्यूमंस में एरोबिक हुई थी आप बोलोगे, और अब एनारोबिक की बात करने हैं। देखो एरोबिक तो होती रहती है हर समय, लेकिन कई बार जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं ना, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस समय एरोबिक रेस्पिरेशन जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो इनसफिशेंट होती है। तो उस एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए एरोबिक के साथ साथ अनारोबिक भी होने लग जाती है, जो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ना कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ह्यूमंस के अंदर जो अनारोबिक होती है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ना कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, it take place in humans in the lack of oxygen, during extreme physical work, जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं तो उस समय लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है हमारी बॉडी में, और इट टेक प्लेस इन ह्यूमंस इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसकी रिएक्शन देख लो बच्चों, ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पायरुविक एसिड में, और ये होगा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। अब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एटीपी में, एटीपी मतलब एनर्जी, प्लस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और ये कहाँ होगा, पिछली बार ये स्टेप बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, इस बार ये स्टेप साइटोप्लाज्म में हो जाएगा, ये वाला स्टेप भी साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। मतलब अनारोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ना होकर किस में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, और इसको बोलेंगे क्रेब्स साइकिल। और इस बार ऑक्सीजन कैसा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें पता होना चाहिए, और ये होती किस में, ह्यूमंस में होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जब ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल वर्क। सही है बच्चों? अच्छा, लैक ऑफ ऑक्सीजन आप सोचो कि ह्यूमंस में क्यों होगा, जब हम एक्सट्रीम फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो एरोबिक तो हो ही रही है ना, तो उस समय जितना ऑक्सीजन होता है हमारी बॉडी में, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन को करवाने में कंज्यूम हो जाता है, तो अनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए थोड़ा सा ऑक्सीजन बचता है, तो इसलिए हम बोल देते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हो रही है। और इसमें होता क्या है बच्चों, थोड़ी सी एनर्जी निकलती है। कितनी एनर्जी निकलती है, थोड़ी सी, जबकि एरोबिक में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी। और वहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बन रहे थे, CO2 और वाटर। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ATP प्लस लैक्टिक एसिड। ये बात याद रखना। दूसरी बात, उसमें क्रेब्स साइकिल किस में होती थी, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसमें क्रेब्स साइकिल भी किस में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। अब हमें पढ़ना है एरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, अनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर अनारोबिक रेस्पिरेशन को हमें पढ़ना है। इट टेक प्लेस इन ईस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल एब्सेंस में होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये ड्यूरिंग फिजिकल वर्क वगैरह इसमें कुछ नहीं आएगा। ईस्ट के अंदर होती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वही सेम, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, साइटोप्लाज्म में होगा। अब लैक की जगह क्या आ जाएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या आ जाएगा बच्चों, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ATP तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन साथ में इथेनॉल निकलता है।
साथ में क्या बाय प्रोडक्ट निकलता है, इथेनॉल। ठीक है बच्चों, तो ये थी एनारोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट के अंदर। ठीक है बच्चों, और बाय प्रोडक्ट क्या निकला, इथेनॉल प्लस CO2। तो ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक भी पढ़ ली, एनारोबिक भी पढ़ ली। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट, रब कर दूं। तो देखो अभी तक हमने पढ़ा बायोकेमिकल रेस्पिरेशन। बायोकेमिकल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज हो रहा, किसमें, एनर्जी में। और देखा कई बार ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, कई बार लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और कई बार एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दे दिया, और जब लैक और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो प्यारे बच्चों उसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दे दिया। और मैंने बताया एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होती है, ह्यूमंस में होती है, लायन टाइगर्स वगैरह में होती है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में भी होती है और ईस्ट में भी होती है। और ह्यूमंस में जब होती है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है, और ईस्ट में जब होती है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं हम, जिसको आप आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो। तो कई बार पेपर में बार बार पूछा जाता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो फटाफट से हेडिंग स्क्रीनशॉट ले लिया, 1 2 3। चलो अब हेडिंग लगा लो फटाफट से बच्चों, फटाफट से हेडिंग लगाओ बच्चों, दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक वर्सेस अनारोबिक, एरोबिक वर्सेस अनारोबिक रेस्पिरेशन। चलो एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों कब होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये कब होती है, लैक या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। दूसरा इसमें क्या था बच्चों, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड 38 मोलिक्यूल। इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओनली 2 मोलिक्यूल्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। चलो बच्चों इसके बाद क्या होता है, इसमें बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, CO2, वाटर। बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं बच्चों, ATP प्लस CO2 प्लस वाटर। और इसमें बाय प्रोडक्ट्स ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, ह्यूमंस के अंदर लैक्टिक एसिड प्लस ATP। और ईस्ट में क्या होते हैं, ATP प्लस CO2 प्लस इथेनॉल, CO2 प्लस इथेनॉल। ये किस में होता है बच्चों, ईस्ट के अंदर। चलो इसके बाद कौन सा पॉइंट रह रहा है, हाँ ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। और इसमें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल किस में होती है, एंड क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों। और इसमें ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन आ जाएगा बच्चों, इसके एग्जाम्पल में लायन, टाइगर, ह्यूमंस, और इसके एग्जाम्पल में ह्यूमंस और ईस्ट दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 रब कर दूँ रब 1 2। चलो ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, इतना मैं पानी पी लूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपकी
रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हुई। इसके बाद हमारे को पढ़ना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होती है। तो क्या प्लांट्स में भी 2 स्टेप्स में होती है रेस्पिरेशन जैसे ह्यूमंस में हुई थी, फिजिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस? हाँ, 2 स्टेप्स में ही होती है प्लांट्स के अंदर भी। देखो बच्चों, क्या होता है, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं या हमारे से ऑक्सीजन लेते हैं? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऐड करते हैं या एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं? पहले ये बात बताओ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे प्लांट्स को ऑक्सीजन देते हैं। नहीं, सिर्फ देते नहीं हैं, वो लेते भी हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन लेते भी हैं, वो हमारी तरह ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग करते हैं तो वो भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। लेकिन फिर हम उनको एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि बच्चों ड्यूरिंग डे टाइम उनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अगर आपको याद हो तो CO2 प्लस वाटर प्लस क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन और वाटर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन जब वो रिलीज़ करते हैं तो वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ऑक्सीजन उन्होंने इनहेल की। तो मतलब ओवरऑल क्या होता है कि उन्होंने थोड़ी सी ऑक्सीजन ली लेकिन बहुत सारी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी। तो इस वजह से हम जितनी ऑक्सीजन वो लेते हैं उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए ये बोल देते हैं कि वो सिर्फ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और वो ऑक्सीजन के प्रोड्यूसर हैं। ये सच है कि वो ऑक्सीजन के प्रोड्यूसर हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन के कंज्यूमर भी हैं। लेकिन वो ऑक्सीजन के प्रोड्यूसर कब रहते हैं? जब फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन वो ऑक्सीजन के कंज्यूमर कब रहते हैं? जब फोटोसिंथेसिस हो तब भी और जब ना हो रही हो तब भी। तो यानी कि डे टाइम में भी वो ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होने की वजह से वो बहुत सारी ऑक्सीजन दे देते हैं। इस वजह से हम उस समय उनकी लेने वाली ऑक्सीजन की तरफ अमाउंट को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन रात के समय जब सनलाइट नहीं होती तो उस समय फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। तो लेकिन उस समय भी वो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। तो इसी वजह से बोला जाता है कि शाम के समय या रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस समय वो ऑक्सीजन नहीं दे रहे होते। क्या दे रहे होते? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। क्या वो दिन में भी ऐसा करते हैं? क्या वो दिन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं? हाँ, वो पूरा दिन ऐसा कर रहे होते हैं। लेकिन उस समय वो CO2 किस में कंज्यूम कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, और बहुत कम CO2 ही रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन उस समय फोटोसिंथेसिस में जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, बहुत सारी ऑक्सीजन को वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो इसलिए हम उनको सोर्स ऑफ ऑक्सीजन की तरह ट्रीट करते हैं। तो बच्चों हेडिंग लगाओ, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसके भी 2 स्टेप हैं। वही पहला फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, जैसे ह्यूमन में था, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग। In this process, plants absorb oxygen and releases carbon dioxide. Plant absorb oxygen and releases carbon dioxide। ठीक है बच्चों। और जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को जैसे इनटेक करते थे, हम अपने नोस्ट्रिल्स के थ्रू करते थे, ऑक्सीजन का इनटेक करते थे तो अपने नोस्ट्रिल्स के थ्रू करते थे। प्लांट ऐसा कहाँ से करते हैं? प्लांट जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। उनकी स्टेम के ऊपर लेंटिकल्स होते हैं, उनके बार्क के ऊपर, बार्क वाले जो प्लांट होते हैं वो लेंटिकल्स के थ्रू करते हैं, और थोड़ी बहुत एक्सचेंज ऑफ गैसेज वो अपनी रूट्स के थ्रू भी करते हैं। The breathing in this process, plant absorbs it and releases CO2 by stomata
by stomata and lenticles, by stomata and lenticles। बट ये आ गया बच्चों, यहाँ तक आपको कहानी पता लगी कि फिजिकल प्रोसेस में क्या होगा, वो ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे ऑक्सीजन को और रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बाय स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि वाई डोंट वी सिट अंडर ट्री इन नाइट। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? In daytime, plant perform photosynthesis. Plant perform photosynthesis. So they releases more oxygen than they take, than they absorb. But in the night photosynthesis, they do not perform photosynthesis। नाइट में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होती? क्योंकि सनलाइट नहीं होती। बट इन द नाइट दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। So now they are a source of, so now they release only CO2. So we don't sit under tree in night। हमें शाम के समय रात के समय या देर शाम के समय पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। तो बच्चों फिजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट से बस यहीं से क्वेश्चन बनता है कि विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो स्टोमेटा और लेंटिकल्स लिख देना। और दूसरा, क्या प्लांट ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं? यस, प्लांट्स इनटेक ऑक्सीजन एंड रिलीजेस CO2। लेकिन दिन के समय फोटोसिंथेसिस होती है और बहुत सारी ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं, तो हम इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन रात के समय फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, उस समय वो सिर्फ हमारी तरह क्या कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारे को रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। तो अब इसका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का सेकेंड स्टेप पढ़ते हैं फिजिकल प्रोसेस के बाद, बायोकेमिकल प्रोसेस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया बच्चों? 1 2 3। बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है? बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है बताओ? बायोकेमिकल प्रोसेस में ह्यूमंस में क्या हो रहा था? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी हो रहा था। यही सेम चीज़ प्लांट्स में भी होती है। हेडिंग लगाओ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस there is a conversion of glucose। there is conversion of glucose into एनर्जी। ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है एनर्जी में, ठीक है। इन दिस प्रोसेस देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इंक पिलानी पड़ेगी मार्कर को, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसके अंदर होगा क्या? अब क्या प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए होती है, और प्लांट्स भी एनर्जी किस फॉर्म में कंज्यूम करता है? ATP की फॉर्म में। किस फॉर्म में करता है? ATP की फॉर्म में। और ATP ग्लूकोज तो देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बन गया, और सर्कुलेशन की प्रोसेस से फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से सभी पार्ट के पास ग्लूकोज पहुंच भी गया। अब उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट होना है, तो वो कब होगा? जब बायोकेमिकल रेस्पिरेशन होगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो इसके रिएक्शन लिख लो। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, और एनर्जी की कौन सी फॉर्म, एटीपी याद रखना, प्लस CO2 प्लस वाटर। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों को कवर कर लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की, जितने तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन के बेसिस पे, वो सबको मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको भी ये क्लियर हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में हम एक नई लाइफ प्रोसेस के साथ आएंगे, जो कि है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। तो प्यारे बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।